हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 19 जनवरी और 19 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हो तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। वहाँ पे प्रतिज्ञा बैच आपको मिलेगा। आप लोग उस बैच के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। के साथ साथ आप हरियाणा जीके के लिए बुक भी ले सकते हो। हरियाणा जीके के लिए ये बुक है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपको। कल आपसे एक सवाल पूछा था 18 जनवरी वाले करंट अफेयर में मैंने कि हरियाणा में वर्तमान में लिंगानुपात कितना हो गया है। तो वर्तमान का लिंगानुपात हरियाणा का कितना हो गया है, 910। आप इस लिंक में ऐसे याद कर सकते हो कि 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था। तो 2022 में था 917 था। 2023 में लिंगानुपात कितना हुआ, 2023 में लिंगानुपात हो गया 916 हो गया। और 2024 में लिंगानुपात कितना हो गया, तो ये हो गया 910 हो गया। अब आप कहोगे सर लगातार घट ही क्यों रहा है ये, तो यही तो एक चिंता है। हरियाणा की जो बाउंड्री लगती है यूपी से लगती है, के साथ साथ हिमाचल से लगती है, के साथ साथ राजस्थान से लगती है। तो यहाँ पे इन राज्यों के अंदर जाके लोग जो है ना वो चेक करवा रहे हैं गर्भ को पहले ही, और अगर उस गर्भ में कन्या है तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा देते हैं। यही एक चिंता है। इसी को रोकने के लिए तो हरियाणा में एक योजना को स्टार्ट किया गया था, जिस योजना का नाम आप अच्छे से जानते होंगे। योजना का नाम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में ये योजना आई तो थी। उस समय हालांकि 2011 का हरियाणा का लिंगानुपात जो है ना वो कितना था, 879, जो कि पूरे भारत में सबसे कम था। इजाफा इससे हुआ मान सकते हैं, लेकिन फिर से ये जो डिक्रीमेंट है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस जिले के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों ने एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति जिसका नाम है फाल्केटेड, इस फाल्केटेड डक को देखा है। तो फाल्केटेड डक को अभी रिसेंटली देखा है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में। ये है कहाँ पे सर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, और ये गुरुग्राम में पड़ता है। ये दिखने में पक्षी है कुछ ऐसा, बड़ा ही यूनिक सा है। आपने शायद इसको पहले नहीं देखा होगा। तो फाल्केटेड डक जो है ना दुर्लभ पक्षी प्रजाति है, अभी देखने को मिली है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। फाल्केटेड डक जो है ना इसको आप लोग टेक्निकली कहा करते हैं मारेक्का फाल्काटा, जिसे फाल्केटेड डक के नाम से भी जाना करते हैं। एक ये डबलिंग बतख है और पूर्वी साइबेरिया मंगोलिया से लेकर उत्तरी जापान तक ये पाया जाता है। शीतकालीन प्रवास क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में शामिल है। अमेरिका, पोलैंड, थाईलैंड में भी इसके दुर्लभ दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दुनिया में मतलब बड़ी रेयर ही है ये वनों से घिरी स्वच्छ जल की झील, तालाब, नदियाँ, दलदल इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। प्रजनन काल में मई से जुलाई तक इसका आरंभ रहता है। घोंसले आमतौर पर पानी के पास जमीन पर ऊंची घास या झाड़ियों पे बनाते हैं ये, और ज़्यादातर शाकाहारी ही होते हैं। वनस्पति पदार्थ, बीज, चावल, जलीय पौधे ये खाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे जो नरम खोल वाले मोलास्क है या एक जो सिंगल सेल वाले जो जीव होते हैं ना उनको भी खा लेते हैं ये कीड़े मकोड़े, मतलब मान के चलो। इनके मांस और पंखों की मांग के कारण शिकार एक बड़ा संकट है। तो ये अपने आप में बड़ा संकट है, इसी कारण आजकल सारे जीव जंतु खत्म हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संस्करण के द्वारा जो है ना इसे निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। भाई ये खत्म होने की कगार के सबसे पास में यही है, इस लिस्ट में इसको शामिल किया जा चुका है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो पक्षी अभ्यारण्य ही था, लेकिन बाद में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। इस पे प्रवासी पक्षी सितंबर में आना स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च अप्रैल तक यहीं पे ही रहते हैं। गर्मी और मानसून के महीनों के दौरान यहाँ पे बहुत सारे पक्षी की जो प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिलती है। 1971 में सुल्तानपुर झील 1.21 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जो पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। फिर जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 के अंतर्गत इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। तो मतलब ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1971 के अंदर बनी थी। और उसके बाद में जो है इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। वो कब दिया गया? वो दिया गया 1991 के अंदर दिया गया। ठीक है, ये दोनों आपको अलग अलग पॉइंट है, याद जरूर करने हैं। है कहाँ पे सर? हरियाणा के गुरुग्राम में है ये। गुरुग्राम, या पहले इसका नाम गुड़गांव होता था। 2016 के अंदर इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। और ये नेशनल पार्क लगभग दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है और गुरुग्राम मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे काला हिरण, नीलगाय और इसके अलावा हॉग हिरण, जिसको पाडा भी कहा करते हैं, सांभर, तेंदुआ, ये पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ पे साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लैमिंगो है, इसके अलावा डोमाइल सेल क्रेन है। ये आदि साल भर देखने को या हर साल देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2021 के अंदर इसी को ही ना हरियाणा की रामसर साइट भी घोषित किया गया था। हरियाणा में 2 ही रामसर साइट है, एक तो है सुल्तानपुर, ठीक है ना, एक तो है सुल्तानपुर है, और सुल्तानपुर के अलावा दूसरी कौन सी है? दूसरी है भिंडावास, ठीक है ना, दूसरी है भिंडावास। भिंडावास हरियाणा में 2 ही केवल जो है ना साइट है, रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब क्या सर? इसको आप लोग वेटलैंड साइट के नाम से जाना करते हैं। वेटलैंड साइट के नाम से इसको जाना करते हो आप लोग, वेटलैंड साइट। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, फ्लोरा फोना, खास किस्म का जीव, खास किस्म के जंतु के लिए ये विशेषकर बड़ी इंपॉर्टेंट साइट होती है ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप एक बात और याद रख लीजिएगा कि ये जो है हरियाणा में 2 है घोषित की गई है। पूरे भारत में कितनी है वैसे? तो पूरे भारत में टोटल वेटलैंड साइट 85 है अभी तक के लिए। वेटलैंड डे कब मनाते हैं आप लोग? तो वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, लागू हुआ था ये 1975 के अंदर, ठीक है। और भारत में सबसे पहली वेटलैंड साइट कौन सी आई थी? एक तो आई थी चिल्का लेक आई थी, ठीक है ना, चिल्का लेक। और चिल्का लेक के साथ साथ एक चिल्का लेक ओडिशा में है, एक है केवलादेव नेशनल पार्क, 1981-82 के दौरान ये आए थे। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है। तो भिंडावास, झज्जर और सुल्तानपुर, ये 2 है। भिंडावास एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ये 2 ही हरियाणा में वेटलैंड साइट है। कई सारे पेपरों में इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। खैर, अगला जो सवाल है आपके पास में वो क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस किताब के लेखक है दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है ना एक इंडियन पैरा एथलीट है, फ्रॉम हरियाणा से है ये, शॉटपुट गेम से संबंधित है। पहली ऐसी महिला है जिन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक गेम के अंदर। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 2016 का जो रियो का समर पैरालंपिक हुआ था ना, उसके अंदर। हरियाणा में कहाँ की है सर ये? हरियाणा के अंदर जो है ना ये सोनीपत की है, याद रखना आप लोग, सोनीपत की है। सोनीपत में भैंसवाल की है ये। और इनको जो है हरियाणा में चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, ठीक है ना। चुनाव आयोग जो है ना इसका ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया जा चुका है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। तो इनकी किताब है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक की है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई समन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे इससे। ई समन को पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जस्ट डेमो, अभी स्टार्ट किया गया है, इसको फिर पूरे राज्य में बाद में लागू किया जाएगा। तो शुरुआत इसकी सिरसा से हुई है। देखो, सिरसा का पहले भी सवाल आ चुका है, जैसे कि मनरेगा के लिए सवाल पूछा गया था एक आपका, कि मनरेगा जो है ना वो सबसे पहले हरियाणा के अंदर कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो मनरेगा हरियाणा में सबसे पहले सिरसा से ही स्टार्ट की गई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़ से, ठीक है ना, सिरसा और महेंद्रगढ़ से स्टार्ट की गई थी मनरेगा को, और बाद में पूरे हरियाणा में आया था। ऐसे ही ई समन व्यवस्था है, सबसे पहले सिरसा के अंदर ही इसको लागू किया गया है। अब आइए थोड़ा पहले इसको समझते हैं। उससे पहले क्वेश्चन और है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे ई समन पूरे राज्य में लागू हो गया? वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ई समन लागू करने वाला पहला राज्य बन गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी समीक्षा की बैठक की थी। ई समन से न्याय प्रणाली में और तेजी आएगी। मध्य प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये याद रखना, और ये भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जिनका नाम है। चलो पहले ये समझते हैं कि ये सम्मन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सम्मन क्या होता है। देखो,
कानूनी भाषा में अगर कहा जाए तो सम्मन अदालत की कार्रवाई के दौरान जारी किए जाने वाला एक कानूनी दस्तावेज है। एक नोटिस होता है, यूँ समझ के चलो आप लोग, जो न्यायिक कार्रवाई के दौरान जब किसी व्यक्ति को मतलब आरोपी या अभियुक्त ठहराया जाता है तो उसे सम्मन के द्वारा कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन ए है और वो पर्सन जो है वो कहीं पे उसको उस किसी बी पर्सन के लिए जो है ना वो कह के आया कि ये पर्सन ने मेरे लिए ऐसा किया है, या कुछ भी प्रकार की उनके लिए जो है शिकायत दर्ज की है। तो अब शिकायत को पता कैसे लगाया जाएगा? सम्मन भेजा जाएगा कोर्ट के थ्रू, ताकि कोर्ट में पेश हो, दोनों मिले, ठीक है। अच्छा, कोर्ट से समन जारी कब होगा? जब किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी मामले को लेकर कोर्ट में केस किया जाएगा, तब जाके तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सूचित करने के लिए सम्मन भेजा जाता है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ये। सम्मन को मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है और जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को ये सूचित करते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसलिए उन्हें सम्मन में जो तारीख दी जाती है उस तारीख को अदालत के सामने पेश होना होगा। ये जरूरी नहीं होता कि सम्मन केवल आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी होता है। गवाहों को भी अदालत में गवाही देने के लिए बुलाने के लिए भी सम्मन भेज दिया जाता है कि आप गवाह हैं और इस तारीख को आपको यहाँ पे गवाही देने के लिए आना होगा। अब देखो, ई सम्मन लाने से बेनिफिट क्या हो गया है। पहले ई सम्मन से पहले आप ये समझो कि सम्मन और वारंट में भी कोई फ़र्क है क्या? हाँ, फ़र्क है। देखो, सम्मन ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे सम्मन जारी करके उसको सूचित करते हैं कि भाई आपके लिए किसी ने केस करवाया है और फला फला तारीख को आप कोर्ट में खुद को प्रकट करें, आना ही पड़ेगा आपको। वारंट है पुलिस के द्वारा जो है ना गैर संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए होता है। उसके घर की तलाशी लेने के लिए हो सकता है, उसको वारंट की जरूरत पड़ती है। पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, आपके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जिसे कोर्ट के द्वारा जारी करते हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर संज्ञेय अपराध कर लेता है तो पुलिस उन्हें बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और इसे किसी आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो किसी व्यक्ति को सम्मन भेजे जाने पर सम्मन के नियमों की पालना करते हुए उसे स्वयं खुद ही मतलब अपने आप ही आना होगा। लेकिन वारंट के में क्या होता है कि पुलिस उसको लेके आती है और कोर्ट के सामने पेश करती है। सम्मन आ गया, सम्मन में अपने को खुद ही आना है, अपनी मर्जी से आना है समझो, और वारंट पुलिस में लेके आएगी, गिरफ्तार करके लेके आएगी। तो सम्मन से लोग बच कैसे जाते हैं? अब ई सम्मन का फ़ायदा क्या है? सम्मन आते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, पहले से पता लग जाता है गांव में, तो भाई हाँ कोई आज आ रहा है, ये पर्सन सम्मन लेके आ रहा है, तो खुद बंदा घर नहीं मिलेगा। क्योंकि घर पे जब सम्मन आता है तो उसका साइन करवाने होते हैं, तो बंदा घर नहीं मिलेगा। लोग या तो सम्मन का नाम, कोर्ट का सम्मन का नाम सुन के वैसे डर जाते हैं। किसी व्यक्ति को पहले ही पता लगेगा तो उसके घर कोर्ट से सम्मन आएगा तो व्यक्ति घर से कहीं और ही चले जाएंगे। तो ऐसा सोचते हैं कि सम्मन वापस चला जाएगा व कोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ समय और मिल जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा वो प्रोसीजर रहता है, फिर 1 महीने 20 दिन 1.5 महीने का फिर टाइम मिल जाता है। तो जिस व्यक्ति का नाम सम्मन जारी हुआ है, यदि वो अपन घर पर नहीं मिलता है, सम्मन प्राप्त करने से बचता है, तो उस व्यक्ति के घर, नौकर, महिला, बच्चों को छोड़ के किसी व्यक्ति को सम्मन सौंपा तो जा सकता है, जिसके बाद व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना ही पड़ता है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, मान लो सारे घर के ही चले जाए। तो अब इन सभी चीज़ों से बचने का एक सीधा इलाज है ई सम्मन है। आपके मोबाइल फ़ोन पे ही मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट वो सेव कर लेंगे, वो बता देंगे कि हमारी तरफ से देखो ये भेजा गया था। तो वो ई सम्मन है, ये थोड़ा जल्दी पहुँचेगा और इससे क्या है, थोड़ी न्यायिक व्यवस्था है और जल्दी हो जाएगी, स्पीडअप हो जाएगी। ये है ई सम्मन आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सम्मन जिसको आप लोग कह सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, कोई कोर्ट सम्मन फिर कितनी बार भेज सकता है? तो कोर्ट सम्मन जो है ना लगभग 2 से 3 बार भेजता है। यदि उसके बाद भी व्यक्ति कोर्ट में ना आए तो सर क्या हो, तो फिर उसके लिए वारंट जारी किया जाता है, जिसके बाद पुलिस ही उसे फिर ले आती है। अपने आप नहीं आ रहा तो पुलिस लेके आएगी फिर। अब सम्मन की तामील एक वर्ड आता है, इसका क्या मतलब होता है? सम्मन की तामील का मतलब बहुत बार सुनते हैं, सम्मन उस व्यक्ति तक पहुंच जाना जिसके लिए सम्मन जारी किया गया है। कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद किसी कर्मचारी के पास उस व्यक्ति के घर जाता है और उसकी फोटोकॉपी उस व्यक्ति को दे देते हैं, उसी को ही बोलते हैं सम्मन की जो है ना वो तामील। ये पूरी प्रोसेस ही होती है, उसके पास पहुंचना, उसके साइन करवा लेना, तो ये सब कुछ होता है, सम्मन की तामील हो गई है, ठीक है।
ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था। वैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को पहला प्रशिक्षण हरियाणा में कहाँ पे होगा? ये होगा आपका जींद सोनीपत मार्ग पे होगा। 1200 हॉर्स पावर का ये इंजन होने वाला है और 100% इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। दुनिया में जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन, चीन में ट्रेन चलती तो है हाइड्रोजन की, लेकिन 500-600 हॉर्स पावर की है वो। अपने वाला 1200 हॉर्स पावर का है, जो क्लीन ग्रीन एनर्जी वाला है। कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा एनवायरनमेंट को। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है हमारा। आपके लिए सवाल है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका ठीक आंसर बताइएगा क्या होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगले सेशन के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।